हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। और आज हम एक ब्रांड न्यू चैप्टर जो कि है केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 12 की केमिकल काइनेटिक्स के साथ आज हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, ये लेक्चर को शुरू करने से पहले कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चन जो हमारे मन में पहले से था, उसको वो क्वेश्चन की जो आंसर है उसको हमें चाहिए। देखो, पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि एक केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो वो केमिकल रिएक्शन की इनिशिएशन की प्रोबेबिलिटी, वो केमिकल रिएक्शन की शुरुआत होने की जो संभावना है, कमेंसमेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी, वो हमें कहां से पता चलता है। और अगर एक केमिकल रिएक्शन शुरू होता है तो वो केमिकल रिएक्शन हम जानते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर चलते हैं। तो रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट की ओर केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो कितना रिएक्टेंट घटेगा और कितना प्रोडक्ट की उत्पन्न होगी साम्यावस्था के तौर पे, इक्विलिब्रियम के तौर पे। मतलब एक केमिकल रिएक्शन की फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। मतलब रिएक्टेंट से हम जानते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की उत्पत्ति होती है, तो रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट उत्पन्न होते हैं। तो कितना रिएक्टेंट घटेगा और कितना प्रोडक्ट उत्पन्न होगा इक्विलिब्रियम आने तक, उसे हमें पता करना होगा। उसके साथ साथ एक केमिकल रिएक्शन अगर शुरू हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन का अगर इनिशिएशन या कमेंसमेंट हुआ है, तो वो केमिकल रिएक्शन कितने टाइम तक चलेगा, मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए केमिकल रिएक्शन, वो भी हमें पता करना होगा। मतलब रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, उसको भी हमें पता लगाना होगा। उसके बाद अगर आपको ये तीनों बातें पता चल गई तो आपको कौन सी फैक्टर एक केमिकल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करता है उसको भी पता करना होगा। मतलब फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, उसको भी हमें पता करना होगा। और अगर ये सब पता करना हो गया तो आपको अंत में जो पता करना होगा वो है मैकेनिज्म या ट्रेजेक्टरी। मतलब एक केमिकल रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में चलती है, वो कौन सी मैकेनिज्म को पकड़ता है, वो भी आपको पता करना होगा। तो आपको इधर से ये सवाल को ढूंढना पड़ेगा। तो अगर आप ये क्वेश्चन को ढूंढोगे तो आपको कुछ चीजें हम यहीं से बता देते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कमेंसमेंट या इनिशिएशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ये आपको पता चलेगा थर्मोडायनेमिक्स से। ये आपको पता चलेगा थर्मोडायनेमिक्स से। इसका जो जवाब है वो आपको मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स से। उसके बाद जो व्हाट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मतलब केमिकल रिएक्शन की शुरुआत, केमिकल रिएक्शन की इनिशिएशन, कमेंसमेंट, ये तो होता है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की फॉर्मूले से, ये तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की कांसेप्ट से आपको पता चलेगा। अब एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो चुका है, शुरू होने के बाद वो केमिकल रिएक्शन जब तक इक्विलिब्रियम को अचीव ना कर ले तब तक कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, कितने रिएक्टेंट घटेंगे, कितने प्रोडक्ट उत्पन्न होंगे, ये सब आपको पता चलेगा केमिकल इक्विलिब्रियम में। कहां पर? ये सब आपको पता चलेगा केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो ये दो चैप्टर आपको पहले जानना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज अगर आपको पता करनी है तो ये दोनों चैप्टर में मिलेगा। पहला क्वेश्चन का सवाल मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स में और दूसरे क्वेश्चन का सवाल मिलेगा आपको, दूसरे क्वेश्चन की आंसर मिलेगी आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में। और ये जो बाकी तीन क्वेश्चन है, मतलब कितने टाइम लगता है, एक केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ है वो आपको थर्मोडायनेमिक्स में पता चलेगा। रिएक्शन शुरू होने के बाद रिएक्शन की फॉरवर्ड रिएक्शन रेट और बैकवर्ड रिएक्शन रेट, ये दोनों जब तक इक्वल नहीं होते, मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं
तो उसको आप बोलते हो केमिकल इक्विलिब्रियम, वो रिएक्शन अचीव कर चुका है। तो एक केमिकल रिएक्शन जब तक केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव न कर ले तब तक कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कितना रिएक्टेंट घटता है, कितना प्रोडक्ट उत्पन्न होते हैं, वो सब आपको पता चलता है केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो एक केमिकल रिएक्शन कितने टाइम तक चल रहा है, एक केमिकल रिएक्शन कितने टाइम ले रहा है, वो आपको पता चलेगा केमिकल काइनेटिक्स में। मतलब रिक्वायर्ड टाइम, मतलब रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, इसकी पता आपको ये चैप्टर से मिलेगा। उसके बाद अगर आपको रेट पता चल चुका है तो आप बोलोगे सर कौन सी फैक्टर है जो रेट को बखूबी निभाते हैं। आप बोलोगे सर फैक्टर्स इफेक्टिंग आर मींस रेट ऑफ रिएक्शन, वो आपको केमिकल काइनेटिक्स से पता चलेगा। उसके बाद अगर आपको ये रेट पता चल चुका है, फैक्टर्स पता चल चुका है, तो केमिकल रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी ट्रैजेक्टोरी में, कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा चलते हैं, वो आपको पता चलेगा। मैकेनिज्म या ट्रैजेक्टोरी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, मतलब ये जो 3, 4 और 5 ये तीनों सवाल है, ये तीनों सवाल आपको पता चलेगा केमिकल काइनेटिक्स से। ये तीनों सवाल ये आपको पता चलेगा केमिकल काइनेटिक्स से। तो आपको पहले ये सब पता करना है। आप बोलोगे सर बहुत मजा आया, क्योंकि हम सभी के दिल में ये सभी सवाल आते थे। पहला सवाल थर्मोडायनेमिक्स से, रिएक्शन की शुरू होने की संभावना, 2 कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं इक्विलिब्रियम तक, इक्विलिब्रियम में, और बाकी सब हमको केमिकल काइनेटिक्स में पता चलेगा। अब जो केमिकल रिएक्शन है, ऊपर वाला हिस्सा को मिटाते हैं थोड़ा, ये सब लिखना, ये सब लिख लेना। अब सुनो, एक कहानी बताएंगे, ये एक केमिकल रिएक्शन की कहानी है, इसको सुनना, बहुत बहुत ध्यान से सुनना। आपको बोला जाएगा कि ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, ये जो केमिकल काइनेटिक्स है वो क्या है, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करो। केमिकल काइनेटिक्स, ये चैप्टर की नाम ऐसा क्यों है? आप बोलोगे सर आपकी पढ़ाने की टेक्निक। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल, एक चैप्टर की नाम कैसे पड़ता है। आप बोलोगे अगर आप किसी चैप्टर की नोमेनक्लेचर की सिग्निफिकेंस को पता कर लो तो वो चैप्टर आपके सामने पहले से आसान हो जाएगा। कि केमिकल काइनेटिक्स मतलब केमिकल से आपके सामने आता है केमिकल रिएक्शन। क्या आता है? केमिकल रिएक्शन। काइनेटिक्स मतलब इन मोशन, काइनेटिक्स मतलब इन मोशन। तो आप बोलोगे कोई केमिकल रिएक्शन अगर मोशन में हो, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन अगर प्रोसीड कर रहा हो, कोई केमिकल रिएक्शन अगर आगे बढ़ रहा हो, केमिकल रिएक्शन कहां से कहां तक आगे बढ़ेगा? आप बोलोगे सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर ये भाई साहब चलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन मोशन में है, तो केमिकल रिएक्शन की एक वेलोसिटी है। मैं बोलूंगा जी है। यही जो वेलोसिटी है इसी को आप बोलते हो रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हो? इसी को आप बोलते हो रेट ऑफ रिएक्शन, ROR। मतलब आपको यहां से क्या पता चला? केमिकल काइनेटिक्स मतलब केमिकल से आता है केमिकल रिएक्शन, काइनेटिक्स मतलब वो केमिकल रिएक्शन मोशन में है। मोशन में है मतलब उसका एक वेलोसिटी है। केमिकल रिएक्शन का वेलोसिटी मतलब उसको आप बोलते हो रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। तो ये वेलोसिटी क्या है भाई साहब? आप बोलोगे सर फिजिक्स में लेके आओ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी क्या है? आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बहुत बहुत सही सवाल। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आप बोलोगे सर केमिकल रिएक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैं बोलूंगा कि अगर आप रिएक्टेंट की तरफ देखोगे तो कितना रिएक्टेंट पहले था और केमिकल रिएक्शन होने के बाद कितना रिएक्टेंट है, मतलब फाइनल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, वही आपका डिस्प्लेसमेंट है अगर आप रिएक्टेंट को देखोगे तो। आप बोलोगे सर आप फिर से बोलो कि ये जो हम किसको देखेंगे? एक तो आप रिएक्टेंट को देख सकते हो और दूसरा आप प्रोडक्ट की तरफ गौर कर सकते हो। एक तो आप रिएक्टेंट की तरफ गौर करो या तो आप प्रोडक्ट की तरफ गौर करो। किसी एक को फिक्स्ड करके उसको देखो कि पहले रिएक्टेंट कितना था,
रिएक्शन होने के बाद टर्मिनली या फाइनली अंत में कितना रिएक्टेंट पड़ा है, तो फाइनल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट की डिस्प्लेसमेंट है। जी बिल्कुल है। तो कंसेंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट ये हम देखेंगे। जी बिल्कुल। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको आप केमिस्ट्री में बोल सकते हो कॉन्सेंट्रेशन चेंज। क्या बोल सकते हो? कॉन्सेंट्रेशन चेंज बाय टाइम। जी बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये जो वेलोसिटी है फिजिक्स के टर्म में आप बोलोगे वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब केमिस्ट्री में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? एक केमिकल रिएक्शन घट रहा है, तो अगर एक केमिकल रिएक्शन घट रहा है तो भाई साहब रिएक्टेंट भी होगा उस केमिकल रिएक्शन में, और रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट भी होगा उस केमिकल रिएक्शन में। तो पहले कितना रिएक्टेंट था, रिएक्शन के बाद कितना रिएक्टेंट है, फाइनल रिएक्टेंट माइनस इनिशियल रिएक्टेंट, यही रिएक्टेंट को गौर करोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज की तरफ आपको गौर करना होगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज वही आपका डिस्प्लेसमेंट है इन दैट पर्टिकुलर टर्म। उसी के साथ साथ आप बोलोगे सर रिएक्टेंट को तो हमने देख लिया, प्रोडक्ट को भी देख सकते हैं। तो मैं बोलूंगा जी बिल्कुल, पहले कितना प्रोडक्ट था, रिएक्शन खत्म होने के बाद कितना प्रोडक्ट है, तो फाइनल प्रोडक्ट माइनस इनिशियल प्रोडक्ट, वो भी आपका डिस्प्लेसमेंट है। मतलब आप इधर रिएक्टेंट को भी देख सकते हो या तो प्रोडक्ट को भी देख सकते हो। अब इसी के साथ साथ एक बात को सुन लो कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज ये क्या होगा। आप बोलोगे सर रिएक्शन जब शुरू होगा तब रिएक्टेंट ज्यादा होगा, रिएक्शन खत्म होने के बाद रिएक्टेंट बहुत बहुत कम हो जाएगा, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज माइनस में आएगा। उसी के साथ साथ पहले प्रोडक्ट कम था, रिएक्शन खत्म होने के बाद प्रोडक्ट ज्यादा है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज पॉजिटिव में आएगा। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज वो नेगेटिव वैल्यू दिखलाएगा, उसी के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज पॉजिटिव वैल्यू दिखलाएगा। ये भी अपने जहनी तौर पे अपने दिमाग में सेट कर लो। तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से लिख लो। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब कंसंट्रेशन चेंज बाय टाइम। तो हम लिखेंगे ROR इक्वल्स टू R, छोटा r स्मॉल r, ये क्या है आप बोलोगे कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम। जी बिल्कुल, ये क्या होगा। उसी के साथ आप ये भी लिख सकते हो कंसंट्रेशन चेंज ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम। आप बोलोगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज, उसकी वैल्यू क्या आएगा। मैं एक बात आपको बहुत बहुत दिमागी तौर में फिट करवा रहा हूं कि रिएक्टेंट पहले ज्यादा था, रिएक्शन होने के बाद रिएक्टेंट कम है, तो फाइनल रिएक्टेंट कम है, इनिशियल रिएक्टेंट ज्यादा है, तो फाइनल रिएक्टेंट माइनस इनिशियल रिएक्टेंट का साइन क्या होगा, माइनस। तो कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट के आगे क्या साइन आएगा, माइनस। क्या साइन आएगा, माइनस। मतलब कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट होल्ड्स द नेगेटिव साइन। क्यों सर आप बोलोगे कि हम लोगों को पता चल चुका है रिएक्टेंट पहले ज्यादा था, रिएक्शन खत्म होने के बाद रिएक्टेंट कम है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज वो नेगेटिव में आएगा। मतलब रिएक्टेंट घट रहा है, मतलब इधर डिक्रीमेंट ऑफ रिएक्टेंट हो रहा है। मतलब आप बोलोगे कि किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, डिक्रीमेंट ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की डिक्रीमेंट हुई तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज नेगेटिव साइन होल्ड करेगा। उसी के साथ साथ आप बोलोगे कंसंट्रेशन चेंज ऑफ प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट कितना था, कम था, श्योरली कम था, क्योंकि पहले तो प्रोडक्ट कम ही होगा, पहले तो रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब पहले प्रोडक्ट कम था, रिएक्शन होने के बाद आफ्टर प्रोसीडिंग सम अमाउंट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट बढ़ने लगा, तो प्रोडक्ट पहले कम था, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट की बढ़ोतरी हुई, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज वो कौन सी साइन को होल्ड करेगा, आप बोलोगे सर प्लस, क्योंकि इसका तो फाइनल अमाउंट ज्यादा है, इनिशियल अमाउंट कम है। प्रोडक्ट की फाइनल अमाउंट ज्यादा है, इनिशियल अमाउंट कम है, तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव आएगा, तो ये प्लस साइन को होल्ड करेगा। रिएक्टेंट की फाइनल
कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव साइन को होल्ड करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन, पहले तो इसको सुनना कि वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब ये डिस्प्लेसमेंट को आप कंसंट्रेशन चेंज के तौर पे लिखोगे तो कंसंट्रेशन चेंज किस किस की हो सकती है? कंसंट्रेशन चेंज एक रिएक्शन में दोनों चीज है भाई साहब, एक रिएक्शन में दोनों चीज है, एक तो है रिएक्टेंट एक तो है प्रोडक्ट। तो कंसंट्रेशन चेंज वो रिएक्टेंट का भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट का भी हो सकता है। आप दोनों को ही साइड बाय साइड लिखते रहो। और इसी के साथ साथ हम क्या बोलेंगे, डिक्रीमेंट ऑफ रिएक्टेंट होता है तो इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्ट भी होता है, तो इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्ट भी होता है। तो इसके साथ साथ हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज आएगा प्लस में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज आएगा माइनस में। इसको लिखो, इसको साइड बाय साइड नोट करते रहो। हुआ, हटाए ऊपर वाला हिस्सा को। तो देखो एक चीज को देखो, तो ये काइनेटिक्स वाला हिस्सा हमको पता चल गया है। काइनेटिक्स मतलब क्या है, इधर से रेट आती है। तो हमने एक चीज आपको बोला था कि केमिकल काइनेटिक्स से जो 3 नंबर क्वेश्चन था, रेट ऑफ रिएक्शन, टाइम टेकन बाय रिएक्शन, रिक्वायर्ड टाइम बाय द रिएक्शन, वही तो रेट है। आप बोलोगे सर हाँ वही तो रेट था हमारे लिए, तो रेट की पता हमको इधर से चली है, रेट की पता हमको इधर से चली है। तो केमिकल रिएक्शन इन मोशन में था, ये पूरा कच्चा चिट्ठा हम लोगों ने आपको बोल दिए है। इसको हटाएं, मजा आएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आसान है। अब आप बोलोगे सर काइनेटिक्स की पता हमको लग गई है, आप बोलोगे सर ये जो काइनेटिक्स वाला हिस्सा था ये भाई साहब की पता हमको लग गई है। अब हमें ये बोलो कि केमिकल मतलब क्या था? आप बोलोगे सर केमिकल मतलब था केमिकल रिएक्शन, ये है केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन कितने कितने हो सकते हैं? मैं बोलूंगा सर सभी केमिकल रिएक्शन के लिए केमिकल काइनेटिक्स नहीं लगते। केमिकल काइनेटिक्स सभी केमिकल रिएक्शन में आप यूज नहीं कर सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स से आप कौन सी रिएक्शन की पता लगवा सकते हो, कौन सी रिएक्शन की रेट आपको केमिकल काइनेटिक्स से पता चलेगा। तो मैं बोलूंगा रिएक्शन तीनों टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन जिनकी पता हमें केमिकल काइनेटिक्स से नहीं लगता, एक होते हैं वेरी स्लो रिएक्शन जिनकी पता हमें केमिकल काइनेटिक्स से फिर नहीं लगता। तो हमें किसकी पता लगती है? आप बोलोगे सर जो मॉडरेट स्पीड वाले केमिकल रिएक्शन होते हैं, मतलब जो बहुत बहुत जल्द होते हैं उनकी पता हमको केमिकल काइनेटिक्स से नहीं लगती। जो बहुत बहुत स्लोली प्रोसीड करते हैं उनकी भी पता हमें केमिकल काइनेटिक्स से नहीं लगती। तो हमें लगती है किनकी पता? हमें लगती है जो मॉडरेट स्पीड ऑफ रिएक्शन होते हैं, मतलब जो जो एकदम हाई नहीं है, जो एकदम फास्ट नहीं है, जो एकदम स्लो नहीं है, जो मीडियम रेट के केमिकल रिएक्शन होते हैं, उन सभी की पता, उन सभी की रेट की पता हमें केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से पता चल जाएगा। तो आप बोलोगे वेरी फास्ट रिएक्शन कौन कौन है? जो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड और बेस के साथ जो रिएक्शन होते हैं उसको आप बोलते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं वो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये सभी वेरी फास्ट रिएक्शन में आते हैं। इन सब की पता हमें केमिकल काइनेटिक्स से नहीं लगती। उसके साथ साथ आप बोलोगे वेरी स्लो रिएक्शन कौन होते हैं सर? जो बहुत धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं, जिनकी परिवर्तन बहुत धीरे बहुत 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 स्लोली होते हैं, वो आप बोलते हो वो वेरी स्लो रिएक्शन है। वो कौन है? मैं बोलूंगा कि एक आयरन ओर लो, उसको ओपन सर्कमस्टेंसेस में फेंक दो, ओपन सर्कमस्टेंसेस में वो एयर के साथ रिएक्शन करेगा, वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। तो Fe रिएक्ट्स विद वाटर, Fe रिएक्ट्स विद एयर इन ओपन सर्कमस्टेंसेस। उधर से आपको Fe2O3xH2O वो आती है, Fe3O4xH2O वो आती है, फेरोसल्फेडिक ऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। वो जो रिएक्शन है वो बहुत 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 टाइम लेती है, वो बहुत लेंथी प्रोसेस है। वो टाइप ऑफ रिएक्शन भी हम केमिकल काइनेटिक्स से पता नहीं कर सकते उनकी रेट। तो आप बोलोगे सर किनकी नहीं पता कर सकते हो? वेरी फास्ट की पता नहीं कर सकते हो, वेरी स्लो की पता नहीं कर सकते हो, तो पता कर सकते हो किनकी? मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन की। किनकी? आप बोलोगे सर मॉडरेट की। कैसे करोगे? C12H22O11 पानी लगवाओ, क्या होगा? C6H12O6
प्लस C6H12O6। ये क्या है? ये है सुक्रोज। ये क्या है? ये है सुक्रोज। पानी लगवाए हो तो ये सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस होगी। क्या होगी? पानी लगवाए हो तो ये सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस होगी। क्या उत्पन्न होगी? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। क्या उत्पन्न होगी? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। आप बोलोगे सर सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस के द्वारा, सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस के द्वारा अगर आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की उत्पत्ति करनी हो तो वो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है आपकी मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन। वो है आपकी मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन। 2H2O2 उधर से 2H2O प्लस O2, ये जो रिएक्शन है H2O2 की डिकम्पोजिशन, ये क्या है? ये है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जिनकी बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, बुक पेज लाइक स्ट्रक्चर, वो ये भी आपकी मॉडरेट स्पीड रिएक्शन है। तो आपको इधर से क्या क्या पता चला? आप बोलोगे सर हमें ना बहुत बहुत कुछ पता चला है, क्योंकि हमें ये पता चला है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में दो वर्डिंग है, एक है केमिकल, एक है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मतलब इन मोशन, मतलब वेलोसिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब केमिस्ट्री में डिस्प्लेसमेंट क्या है? कंसंट्रेशन चेंज, मतलब कंसंट्रेशन चेंज बाय टाइम। कंसंट्रेशन चेंज किस किस की हो सकती है? रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। तो कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम, उसी के साथ साथ कंसंट्रेशन चेंज ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम। कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट वो माइनस में आएगा, माइनस ऑफ कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज प्लस में आएगा, प्लस ऑफ कंसंट्रेशन चेंज ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम, मतलब कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट, इसके आगे माइनस साइन लगवाओ, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ प्रोडक्ट इसके आगे प्लस साइन लगवाओ। तो ये प्लस को आप होल्ड करते हैं, वो माइनस को आप होल्ड करते हैं। क्यों करते हैं आपको पता चल चुका है। तो काइनेटिक्स का जो मतलब है, काइनेटिक्स से आपको रेट पता चलती है। मतलब जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है उसका मेन मोटो क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब टाइम टेकन बाय ए केमिकल रिएक्शन है, मतलब टाइम रिक्वायर्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन है। एक केमिकल रिएक्शन को घटने के लिए कितना समय की आवश्यकता है वो आपको केमिकल काइनेटिक्स से मेनली पता चलेगा। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपकी मेन मुद्दा है। वो मेन मुद्दा को हमने सुलझ लिया है काइनेटिक्स वाला हिस्सा से। तो आपके सामने और क्या आएगा? आप बोलोगे सर हमारे जो पृथ्वी है, जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, जो गैलेक्सी सिस्टम है, वहां तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। वो सभी केमिकल रिएक्शन को क्या आप केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में पढ़ाओगे? मैं बोलूंगा नहीं सर, नहीं सर, मैं सबको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सबको कतई नहीं पढ़वा सकता। क्योंकि जो सारे ब्रह्मांड में हुए रिएक्शन है वो सभी केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में नहीं आते हैं। क्योंकि जो वेरी फास्ट रिएक्शन है, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे कि एसिड बेस रिएक्शन, जैसे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो सभी ये केमिकल काइनेटिक्स में नहीं आते हैं, क्योंकि उनका स्पीड बहुत ज्यादा है, हम मेजर नहीं कर सकते केमिकल काइनेटिक्स से। उनकी रेट केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो वेरी फास्ट रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स की मोटो नहीं है। उसके साथ साथ जो वेरी स्लो टाइप ऑफ रिएक्शन है, Fe का और Fe का मिनरल, उनको आप ओपन सर्कमस्टेंसेस में एयर और वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ, Fe2O3 XH2 आएगा, Fe3O4 XH2 आएगा, फेरसोफेरिक ऑक्साइड आएगा। वो भी हमारा मुद्दा नहीं है। मतलब जो वेरी स्लो रिएक्शन है वो भी केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में हम डील नहीं करते। तो हम डील किसके साथ करते हैं? हम डील करते हैं मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन के साथ, मॉडरेट स्पीड रिएक्शन के साथ। मॉडरेट स्पीड रिएक्शन कौन कौन सी है? जो आप सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस पढ़ते हो वो मॉडरेट स्पीड रिएक्शन है। जो आप डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 पढ़ते हो वो मॉडरेट स्पीड रिएक्शन है। तो ये मॉडरेट स्पीड रिएक्शन को नर्चर करना, कल्टीवेट करना, ये केमिकल काइनेटिक्स की मुद्दा है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमको ये सब पता चल गया है। बहुत आसान है। आप बोलोगे जी सर बहुत आसान है। अब खेलो, अब होगा असली खेल। आपको ये सब पता चल चुका है, आपको ये सब पता चल चुका है। अब आपको क्या पता चलेगा? जो रेट ऑफ रिएक्शन है नोट करते जाओ, जो मैं लिखूंगा उसको अपने तरीके से नोट करते जाओ। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? यह है कंसंट्रेशन चेंज बाय टाइम, ये है। अब आप बोलोगे कि सर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन होते हैं। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल होते हैं। तो आप पकड़ लो कि
ए टू बी रिएक्शन हो रहा है, कहां से कहां, ए टू बी रिएक्शन हो रहा है, इसको पकड़ के चलो। तो ए आपका रिएक्टेंट है, बी आपका प्रोडक्ट है, ये मान लो। तो आप बोलोगे कि सर कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम, मैं बोलूंगा जी बिल्कुल, इसके सामने आएगा माइनस साइन, तो इसको आप कैसे लिखोगे, माइनस डेल्टा मतलब चेंज, माइनस, अब सुनो, डेल्टा मतलब फाइनाइट चेंज, डी मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज, इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। ये डेल्टा जो साइन है, ये मतलब इसका मतलब है फाइनाइट अमाउंट ऑफ चेंज, और अगर बहुत छोटा सा चेंज हो, बहुत 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 छोटा चेंज हो, तो उसको आप बोलोगे डी से रिप्रेजेंट करोगे, छोटा डी से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये क्या है, ये जो डेल है, इससे आपको फाइनाइट चेंज पता चलता है, क्या, फाइनाइट चेंज, फाइनाइट चेंज। ये जो डेल है, इससे आपको फाइनाइट चेंज पता चलता है। तो कंसंट्रेशन चेंज कैसे लिखोगे, डेल से। कंसंट्रेशन की साइन क्या है, ऐसा। रिएक्टेंट कौन है, ए, रिएक्टेंट कौन है, ए, बाय टाइम भी तो चेंज हो रहा है, डेल ऑफ टी, बाय डेल ऑफ टी। तो आप क्या बोलोगे, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम। थर्ड ब्रैकेट से आप कंसंट्रेशन को सिंबलाइज करते हो, और रिएक्टेंट आपका क्या है, ए है। आप अगर ये ऐसे लिखना ना चाहो तो आप ये भी लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज बाय डेल टी, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, लिख सकते हो जी बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो और क्या लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम। आप क्या बोलोगे, सर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज की साइन क्या है, प्लस है, क्योंकि प्रोडक्ट की बढ़ोतरी होती है, रिएक्टेंट की घटती है, रिएक्टेंट घटती है तो साइन माइनस, प्रोडक्ट बढ़ती है तो साइन प्लस, तो ये होगा। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे सर प्लस तो दे दो, डेल ऑफ बी बाय डेल टी, या तो आप ये भी लिख सकते हो, प्लस डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय डेल टी, ये आपको लिखना होगा। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो है कंसंट्रेशन चेंज बाय टाइम, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम, इसके सामने माइनस आएगा, तो आप इससे ऐसे लिख सकते हो, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख लो, इसको पहले लिख लो। और ये जो भी हम लिख रहे हैं ये फाइनाइट चेंज है, ये जो भी हम लिख रहे हैं ये फाइनाइट चेंज के तौर पे लिख रहे हैं, और अगर ये लिखना हो गया तो इसको हम हटाते हैं। फिर से हम अब डेल से नहीं लिखेंगे, अगर बहुत 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 स्मॉल टाइम में कंसंट्रेशन की चेंज होती है तो कंसंट्रेशन चेंज भी बहुत छोटा सा होगा। मतलब अगर बहुत बहुत स्मॉल टाइम में कंसंट्रेशन की चेंज होती है, वो रिएक्टेंट को भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी, मतलब रिएक्टेंट का भी कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है, आप बोलोगे जी बिल्कुल है, प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है, और ये अगर जो टाइम में चेंज हो रहा है वो टाइम बहुत छोटा सा है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में चेंज हो रहा है, तो आप बोलोगे सर हम अब इंस्टैन्टेनियस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्टैन्टेनियस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इधर से क्या निकालेंगे, हम इधर से इंस्टैन्टेनियस रेट निकालेंगे, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन तो कंसंट्रेशन चेंज बाय टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन तो कंसंट्रेशन चेंज बाय टाइम, ये इंस्टैन्टेनियस में आपको डी लिखना होगा, स्मॉल क्वांटिटी, डी क्या है, ये स्मॉल क्वांटिटी है, और ये जो टी होगा वो डी टी होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम चेंज, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम चेंज। जो टाइम का स्पैन है वो बहुत छोटा सा है, टाइम स्पैन बहुत छोटा सा है, इसको लिखो, इसको भी लिखो। और अगर इसको लिखना हो गया, अब देखो
हम क्या बनाना चाहते हैं? आप बोलोगे सर क्या बनाना चाहते हो? ये कंसंट्रेशन चेंज बाय टाइम है, तो आप बोलोगे सर क्या होगा? माइनस ऑफ कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम, ये होगा जी, बिल्कुल होगा। माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी, ये लिख सकते हो? आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस है, तो माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय dt लिख सकते हो? लिख सकते हो? आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ प्लस कंसंट्रेशन चेंज ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम लिख सकते हो? आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं। प्लस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय dt इज इक्वल टू प्लस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय dt लिख सकते हो? ये सभी आप रेट ऑफ रिएक्शन को लिख रहे हो। पिछले स्लाइड में हमने जो लिखा था वो फाइनाइट चेंज के लिए था, ये इंस्टेंटेनियस के लिए है, ये इंस्टेंटेनियस के लिए है, और पहला वाला क्या था? वो फाइनाइट चेंज के लिए था। इसको लिखो तो हम मिटाते हैं, अगर ये लिखना हो गया तो इसको हम मिटाते हैं। तो आज हम रेट से खेला करेंगे। ये बहुत डेंजर सी खेल है, बहुत समझ के करना दोस्तों। देखो हम करना क्या चाहते हैं, और एक चीज इसको भी नोट डाउन कर लो कहीं पर। इधर कंसंट्रेशन है, इधर टाइम है। अब सुनना, इधर कंसंट्रेशन है, इधर टाइम है। जब टाइम 0 है, ये क्या है? T0 एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ रिएक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट। एट commencement of reaction, at commencement of reaction, मतलब जब t equals to 0 है, at the starting point of chemical reaction, जब केमिकल रिएक्शन शुरू हो रहा है, तब आप बोलोगे सर हमारे पास रिएक्टेंट है मैक्सिमम। क्या है? हमारे पास रिएक्टेंट है मैक्सिमम, और जो प्रोडक्ट है वो है मिनिमम। आप बोलोगे जी बिल्कुल सर, जब केमिकल रिएक्शन शुरू हो रहा है, जब केमिकल रिएक्शन शुरू हो रहा है, तब आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है। आप बोलोगे जी बिल्कुल है। जब केमिकल रिएक्शन घटेगा, रिएक्टेंट भी घटेगा और प्रोडक्ट की बढ़ोतरी होगी। तो आप बोलोगे सर टाइम बढ़ाओ, रिएक्शन घटाओ, रिएक्टेंट घटेगा। टाइम बढ़ाओ, रिएक्शन घटाओ, प्रोडक्ट बढ़ेगा। मैं बोलूंगा जी सर बिल्कुल 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 सही है, यही ग्राफ है आपकी। आप बोलोगे सर यही तो होता है, यही तो होता है। मतलब जब आपके पास पहले रिएक्शन एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में, रिएक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट में, रिएक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट में, स्टार्टिंग पॉइंट, कमेंसमेंट, जो भी बोलो, इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन, कमेंसमेंट ऑफ रिएक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिएक्शन, तब आपके पास रिएक्टेंट मैक्सिमम है और प्रोडक्ट 0 है, प्रोडक्ट मिनिमम है। जब रिएक्शन घटेगा, जब रिएक्शन चलेगा कुछ देर, तो रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट की बढ़ोतरी होगी। तो रिएक्टेंट घटेगा तो रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है। जब ये केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो उत्पन्न होते हैं उसको आप बोलते हो फॉरवर्ड रिएक्शन, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जो उत्पन्न होते हैं उसको आप बोलते हो बैकवर्ड रिएक्शन। तो
फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है? आप बोलते हो कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट उत्पन्न होते हैं, उसको आप बोलते हो फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट उत्पन्न होते हैं उसको आप बोलते हो बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट इक्वल हो जाए तब आप बोलते हो यही है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या है? यही है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब इक्वल हो जाएगा तब ये ऐसे चलेगा, तो देखो भाई साहब, रिएक्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के तौर पे घट रहा है, प्रोडक्ट ऐसे आएगा। आप बोलोगे सर रिएक्टेंट की डिक्रीमेंट हो रहा है, प्रोडक्ट की इंक्रीमेंट हो रहा है, और एक समय के बाद जब दोनों ही रेट इक्वल हो जाएगा तब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चलेगा। तब रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम फेज है। इसके बाद से जब तक रिएक्शन चलेगा तब तक ये इक्विलिब्रियम की फेज है। तो ये भी एक ग्राफ है। मतलब देखो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, एक टाइम पे जाके इक्विलिब्रियम भी अचीव कर रहा है। इसको हटाए। ये भी लिखना हो गया। तो देखो कुछ रिएक्शन हम बोलते हैं। देखो PCl5, एक क्वेश्चन आता है, PCl5 एक क्लोरीनेटिंग रिएजेंट है। क्यों? PCl5 की डिकम्पोजिशन करवाओ, क्लोरीन आता है, तो इसलिए PCl5 को क्लोरीनेटिंग एजेंट बोलते हैं। इसका नाम है, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, इसको आप क्लोरीनेटिंग एजेंट बोलते हो। क्या बोलते हो इसको आप? क्लोरीनेटिंग एजेंट बोलते हो, क्योंकि इसकी डिकम्पोजिशन से आपके सामने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन की उत्पत्ति होती है, क्लोरीन की प्रोडक्शन होती है, तो क्लोरीन आती है, इसलिए इसको आप बोलते हो क्लोरीनेटिंग एजेंट। अब देखो, ये जो PCl5 है, ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन है, तो ये उत्पन्न हो रहा है। आप बोलोगे रेट क्या होगा? आप बोलोगे ROR, या रेट क्या होगा? मैं बोलूंगा जी बिल्कुल, बोलते हैं, माइनस ऑफ डेल कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 बाई डेल टी इक्वल्स टू प्लस कंसंट्रेशन ऑफ डेल PCl3 बाई डेल टी इक्वल्स टू प्लस डेल कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 बाई डेल टी। मतलब जो प्रोडक्शन होगी उसका साइन प्लस होगा। मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट होगा वो तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोड्यूस जो भी होगा उसके सामने प्लस साइन आएगा, और जो भी रिएक्टेंट होगा वो घट रहे हैं, इसलिए उसके सामने माइनस साइन आएगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ D concentration of PCl5 by dt is equal to plus D concentration of PCl3 by dt equals to plus D concentration of Cl2 by dt। ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब ऊपर वाला फाइनाइट चेंज के लिए है, नीचे वाला इंस्टेंटेनियस चेंज के लिए है। ऊपर वाला फाइनाइट चेंज के लिए है, नीचे वाला स्मॉल या इंस्टेंटेनियस चेंज के लिए है। इसको भी नोट डाउन करो। उसके साथ ये देखो NO2, ये रिएक्शन को देखो, प्लस CO से NO प्लस CO2 ये भी उत्पन्न होते हैं, NO2 प्लस CO से ये भी उत्पन्न होते हैं। इसको आप कैसे लिखोगे? ROR इक्वल्स टू माइनस डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाई डेल टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल कंसंट्रेशन ऑफ CO बाई डेल टी इक्वल्स टू प्लस डेल कंसंट्रेशन ऑफ NO बाई डेल टी इक्वल्स टू प्लस डेल कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बाई डेल टी। तो आप बोलोगे जो रिएक्टेंट है उनके सामने माइनस आता है, जो प्रोडक्ट है उनके सामने प्लस आता है। ये अब इसको आप और किस तरीके से लिख सकते हो? डेल ना देके डी देके लिखो। मतलब आप बोलोगे सर जो डेल है वो फाइनाइट चेंज के लिए है, वही इंस्टेंटेनियस कर दो, वो डी से लिखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ऊपर वाला हिस्सा को हटाओ। अब और एक चीज को देखो, 2N2O5 से आपके सामने आ रहा है 4NO2
प्लस O2, देखो देखो 4NO2 प्लस O2, ये नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है। क्या होगा? आप बोलोगे सर जो कोएफिशिएंट वगैरह होते हैं वो डिनोमिनेटर में आते हैं। जो कोएफिशिएंट है इधर लिख लो, कोई भी रिएक्शन उनके रिएक्टेंट बोलो या प्रोडक्ट बोलो, किसी का भी कोएफिशिएंट वगैरह जो होते हैं वो कोएफिशिएंट कहां आते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखते हो तब ये डिनोमिनेटर में आते हैं। कहां आते हैं? ये डिनोमिनेटर में जाते हैं। इसको साइड में नोट डाउन कर लेना। जो रिएक्शन है उनमें जो रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा उनका जो कोएफिशिएंट होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के समय डिनोमिनेटर में आएगा। तो अब इधर से क्या लिखोगे? R मतलब ROR इक्वल्स टू R इक्वल्स टू माइनस, ये दो कहां आएगा? 1/2 डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाई डेल टी इक्वल्स टू प्लस 1/4। क्यों? कोएफिशिएंट कहां आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा। डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाई डेल टी इक्वल्स टू प्लस कुछ नहीं है कंसंट्रेशन, कुछ नहीं है कोएफिशिएंट में, डेल ऑफ O2 बाई डेल टी। ऐसे लिखो। डेल ना लिखो तो डी लिख दो। मतलब ये जो डेल वाला हिस्सा है ये फाइनाइट चेंज के लिए है। अगर फाइनाइट चेंज निकालने के लिए बोले तो डेल से करो, अगर फाइनाइट नहीं तो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए बोलेगा श्योर बोलेगा। अगर फाइनाइट बोले तो डेल से लिखो, फाइनाइट ना बोले तो इंस्टेंटेनियस ही बोलेगा, इंस्टेंटेनियस बोले तो डी से लिखो। तो ये वाला हिस्सा है। तो इधर से हमको और एक चीज पता चला है कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उनका जो कोएफिशिएंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन में जब लिखते हो वो कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में जाती है। माइनस प्लस की कोई खेल नहीं है, जो पहले बोला था वही होगा, सिर्फ ये और एक रूल हमारे सामने बनती हुई दिख रही है। ये हुआ। और एक को करो, 4NH3 प्लस 5O2। ये रिएक्शन आप किसी भी किताब से उठाओ। 4NH3, ये NH3 की ऑक्सीडेशन है हाई टेम्परेचर में, ये NH3 की ऑक्सीडेशन है हाई टेम्परेचर में। 4NO प्लस 6H2O, ये क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 एट हाई टेम्परेचर। तो अगर आपको ये वाला दिया जाए तो आप बोलोगे ये है, ये रिएक्शन है, तो ये बनेगा। फिर से सेम चीज करके दिखो, ROR इक्वल्स टू R इक्वल्स टू माइनस 1/4 डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई डेल टी इक्वल्स टू प्लस 1/5 डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई डेल ऑफ टी। सॉरी ये प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है। ये भी अपने दिमाग में रखना कि जो रिएक्टेंट है उनके सामने माइनस आएगा, जो प्रोडक्ट है उनके सामने प्लस आएगा, जो कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये होगा इक्वल्स टू प्लस 1/4 डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO बाई डेल टी इक्वल्स टू प्लस 1/6 डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2O बाई डेल ऑफ टी। ये लिख सकते हो। जहां जहां पर डेल है वो फाइनाइट चेंज के लिए है। अगर फाइनाइट चेंज निकालने के लिए ना बोले तो इंस्टेंटेनियस चेंज बोलेगा, डेल के जगह पर डी लिख देना। इसको भी नोट डाउन करो, इसको भी नोट डाउन करो बेटा, पूरा का पूरा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे आप निकालते हो, किसी भी रिएक्शन को दिया जाए तो आप इससे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। लिखो 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस, ये आयोनाइज्ड रिएक्शन है। क्या है ये आयोनाइज्ड रिएक्शन है। 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस। इधर से आपको क्या मिलेगा? ये आयन फॉर्म रिएक्शन है। जब आप रेडॉक्स पढ़ते हो ये टाइप ऑफ रिएक्शन आपको आयन इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस होता है रेडॉक्स की, वो आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंस में ये वाला रिएक्शन आपको आते हैं। 3Br2 प्लस 3H2O ये उत्पन्न होते हैं। Br माइनस BrO3 माइनस 6H प्लस ये होगा। तो आप बोलोगे ROR क्या है? बोलो ROR इक्वल्स टू रेट इक्वल्स टू माइनस 1/5 डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस बाई डेल टी इक्वल्स टू, इधर कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट है, BrO3 माइनस की कोएफिशिएंट है नहीं है, तो आप बोलोगे माइनस डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस बाई डेल टी इक्वल्स टू माइनस 1/6 कंसंट्रेशन डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस
बाई डेल टी इक्वल्स टू +1/3 डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Br2 बाई डेल टी इक्वल्स टू +1/3 डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2O बाई डेल ऑफ टी। ये लिख सकते हो? देखो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यही तो हमारा मुद्दा था कि आप रिएक्टेंट के आगे माइनस लगाओ, रिएक्टेंट के आगे माइनस लगाओ क्योंकि रिएक्टेंट की डिक्रीमेंट हो रहा है, और प्रोडक्ट के आगे प्लस लगाओ क्योंकि प्रोडक्ट की इंक्रीमेंट हो रहा है, और जो भी कोएफिशिएंट के तौर पे दिया जाएगा उसको डिनोमिनेटर के तौर पे लिख लो। ये हो गया, इसको भी हटाओ। और एक चीज आज कर लो, ये वाला हिस्सा हाफ ऑफ N2, ये भी बहुत बहुत सही चीज है। हाफ ऑफ N2 प्लस 3/2 ऑफ H2 से NH3, मतलब जो हेबर प्रोसेस है उनको हमने 2 से डिवाइड कर दिया है, पूरा रिएक्शन को 2 से डिवाइड किया गया है। तो आपके सामने कौन रिएक्शन आएगा? ये आएगा। ये कौन सी प्रोसेस है? हेबर प्रोसेस ही है, जहां से 2 गैस की रिएक्शन में और एक गैस की उत्पत्ति होती है। ये होमोजीनियस प्रोसेस है, ये होमोजीनियस रिएक्शन है। 2 गैस के रिएक्शन में और एक गैस उत्पन्न होते हैं। ये एमोनिया की इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। ये 550 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 200 या 300 ATM प्रेशर में होते हैं। जो एफी, जो एक्चुअल डस्ट एफी है, वो इधर कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है। K2Al2O3 मोलिब्डेनम, वो सब इधर यूज किया जाते हैं। अब इसको भी ROR रेट लिखो, क्या होगा? आप बोलोगे सर क्या ही होगा? -1/1/2। क्यों? आप बोलोगे सर जो कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर के तौर में जाएगा। डेल ऑफ N2 बाई डेल टी इक्वल्स टू -1/3/2 डेल ऑफ H2 बाई डेल टी इक्वल्स टू प्लस डेल ऑफ NH3 बाई डेल टी, क्योंकि NH3 के सामने कुछ नहीं है, NH3 के सामने कुछ कोएफिशिएंट नहीं है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? ये वाला हिस्सा को आप बोलोगे सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2 इंटू डेल ऑफ N2 बाई डेल टी, इसको ऐसे लिख सकते हो। और इसको आप कैसे लिख सकते हो? -3/2 डेल ऑफ H2 बाई डेल टी, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब उलट दिए हैं हमने, ऐसे लिख सकते हो। तो आपको आज हमने और एक चीज को इधर लिख लेना, A ऑफ A प्लस B ऑफ B, इधर से अगर आपको दिया जाए C ऑफ C प्लस D ऑफ D, तो आप बोलोगे इसको कैसे लिखेंगे? यही एक्चुअल चीज है, ROR इक्वल्स टू R इक्वल्स टू -1/A डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A बाई डेल टी -1/B डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B बाई डेल टी प्लस 1/c डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ लार्ज C बाई डेल टी इक्वल्स टू प्लस 1/d डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ D बाई डेल टी। ये एक्चुअल का चीज है। और आपको ऐसे दिया जाए तो आप ऐसे लिखोगे, मतलब जो रिएक्टेंट है उनके आगे माइनस डालो, जो प्रोडक्ट है उनके आगे प्लस डालो, जो कोएफिशिएंट है उनको डिनोमिनेटर के तौर में नीचे निकाल दो। तो इसी के साथ साथ आज हम जो केमिकल काइनेटिक्स की इंट्रो थी, जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ने की जो एक्चुअल इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस थी, वो सब हमने बताए हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलवा जाता है वो हम बताए हैं। कंसंट्रेशन चेंज कैसे होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होते हैं, वो सब हमने आज बता दिए हैं। तो इसी के साथ साथ आज के लिए अलविदा और जय हिंद।